जो मैं चाहता था हो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके। कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आपने सुना, लॉकडाउन का जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ वो उससे भी डिसएग्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो शायद मैं यकीनन कारोबार को, कंस्ट्रक्शन को ना रोकता, गरीब आदमी के कारोबार को ना इफेक्ट होने देता। ये उनका एक उन्होंने आज जो बात की और कहा गया कि ये बात शुरू हो गई थी, ये शुरू हुई पंजाब, शुरू तो नहीं हुई लेकिन इसको ज़्यादा इम्पेटस मिला पंजाब पंजाब में जो ये रिपोर्ट सामने आई मंजर आम पर। ये रिपोर्ट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें कहा गया कि 6,70,800 केसेस, मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट हमारे पास अगर स्क्रीन पर आ सके, 6,70,800 केसेस इस वक्त नजर आए पंजाब के अंदर। जो सैंपलिंग की गई 14.7% कहा गया इसमें है। नो वर्क प्लेस इन रेजिडेंशियल एरिया ऑफ एनी टाउन इज डिजीज फ्री, यानी कोई ऐसी वर्क प्लेस नहीं है, कोई ऐसा टाउन नहीं है जो डिजीज फ्री हो, जिसमें बीमारी ना हो, जिसमें कोरोना पॉजिटिव ना हो। और फिर यह कहा गया कि लॉकडाउन शटडाउन का फैसला किया जाए। मसला यह है कि अब ये दो व्यूज और भी ज्यादा तगड़े होने शुरू हो गए हैं। दोनों तरफ व्यूज हैं। एक कॉमन व्यू जो पहले से चल रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, एक कंप्लीट लॉकडाउन हो, एक और लॉकडाउन करें बेशक 3 हफ्ते का, मुकम्मल कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन हो। लेकिन एक आपको याद होगा इमरान खान साहब ने मिसाल दी कुछ अर्सा पहले इंडिया की, कि इंडिया ने पैनिक करके लॉकडाउन कर दिया है और वो कहा गया कि लॉकडाउन भी अच्छा है। 8,000 एक दिन में केसेस, 1,73,000 केसेस और 4,971 डेथ्स के बाद हिंदुस्तान ने अपने लॉकडाउन को नरम करने का फैसला किया है। गो कि उनका आखिरी केस जो पिछले इस हफ्ते वाले दिन के आए हैं वो 8,000 केसेस हैं। ये जो प्रोफेसर जो ये आर्टिकल के अंदर, बीबीसी का आर्टिकल है, उसमें गौतम मेमन उनके एक प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं। उन्होंने कहा एक हद से आगे लॉकडाउन सस्टेन नहीं हो सकता, ना माशी तौर पर, ना सोशली और ना साइकोलॉजिकली, क्योंकि इसके साइकोलॉजिकल भी बहुत से असरात हैं। क्या अब इस तरह अगर आप यूरोप की तरफ जाएं तो यूरोप के अक्सरियती मुमालिक ने लॉकडाउन नरम करने का फैसला किया है। उन मुमालिक में, अगर मुझे वो लिस्ट ला दें, उन मुमालिक में जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इटली, ये तमाम लोग शामिल हैं जहां पे बहुत सी अमवात और केसेस आज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लॉकडाउन नरम करने का फैसला किया गया। सो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ये सबसे पहली बहस है कि क्या, अब सवाल ये है, क्या दुनिया ने पहले रिएक्शन और ऑप्शन के तौर पर लॉकडाउन किया? अब जबकि अभी तक वैक्सीन सामने नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि इस वैक्सीन के आने तक, जो कि अगले साल के एंड तक, ऑल कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स अगले साल के जुलाई के बाद ही अगर आई तो आएगी, इससे पहले वैक्सीन सामने नहीं आएगी। सो अगर वैक्सीन सामने नहीं आती तो क्या 2 साल तक लॉकडाउन मुमकिन है? एक चीज जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, या ये कहा जा रहा है केसेस कम हो, तो साउथ कोरिया की एक मिसाल मौजूद है जहां हल्का सा स्पाइक किया है, लेकिन जहां केसेस जब तक खत्म नहीं होते, जो ही आप पब्लिक एक्टिविटी खोलेंगे तो बढ़ेगा तो सही, इसने बढ़ना है। क्या दुनिया अब हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया या आर्गुमेंट की तरफ जा रही है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है जिस हम अब मार्च की बजाय इसकी बहस 1 जून को कर रहे हैं। मार्च में, अप्रैल में, यस लॉकडाउन वाज द ओनली ऑप्शन, इज इट स्टिल द ओनली ऑप्शन? दैट्स द लार्जर क्वेश्चन। फैसल बाडा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से, आपका भी शुक्रिया। और सैयद गनी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ, नहीं स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब। यार पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, मैं कल भी एनसीओसी के बाद एक उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, मैंने पूछा भी कि क्या हमारे पास हमारी फिलॉसफी क्या है इससे डील करने की। एक फिलॉसफी होती है लार्जर, क्या आपने लॉकडाउन्स हैं, हर्ड इम्यूनिटी, ये सारे मुख्तलिफ वो लार्जर हैं जिसके अंदर आपने ऑपरेट करना है। मुझे ये लग रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि हम इसको रोक नहीं सकते, और चूंकि नहीं रोक सकते इसलिए एक हद तक पाबंदियां लग सकती हैं एसओपीज के साथ, चंद इंडस्ट्रीज को नेगेटिव लिस्ट में डाला जाए। क्या आप
आपको मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बस अब ऐसे गुजारा करना पड़ेगा इस कोरोना वायरस के साथ? शुक्रिया काशिफ साहब। नहीं काशिफ साहब, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं वेयर यू हैव टू लिव विद इट। आपको इसके साथ जिंदगी गुजारनी होगी। जैसे बाकी बीमारियां हैं, ये वबा है, इसका आपने जिंदगी गुजारनी है। और इसका जो एक तरीक़ेकार है वो लॉकडाउन का है, लेकिन लॉकडाउन उन मुल्कों में कामयाब हो। चाइना है, चाइना की इकॉनमी देखें, चाइना की फैसिलिटीज़ देखें, चाइना के अंदर आम आदमी के लिए जो रिजॉल्व थे वो देखें। अगर पाकिस्तान वो सब चीज़ें करने के लिए इस काबिल है, उसकी इकॉनमी, उसके हालात, उसकी रोज़गार, वो सब चीज़ें अगर मौजूद हैं तो फिर तो इसका हल लॉकडाउन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि डेली वेजेस का जो आदमी है वो आम दिनों में भूख से मारा जाएगा। वैसे एक किल्लत है हर चीज़ की। अब आप उसमें फैसिलिटेशन भी अगर बिल्कुल बंद कर दें, अब जैसे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, डे वन से हम कहा जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कोई साथ हजूम के अंदर काम नहीं करता, उसमें वैसे ही बहुत डिस्टर्बिंग होती है। मेरा क्योंकि इस कारोबार से ताल्लुक है, 42 एक्टिविटी हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर, छोटा या बड़ा जो भी हो। अब उसके अंदर अगर एक मजदूर इधर काम करे तो एक मजदूर 6 फुट नहीं 12 फुट के डिस्टेंस पे काम कर रहा है। ये आप इकोनॉमी से ये रिजॉल्व लेके चलते। लेकिन आपने क्या किया जी, आपने बाहर की जो सॉलिड इकोनॉमीज थी उनका मुकाबला करने आप खड़े हो गए। आप अपनी हालांकि मुझे लगता है कि पहला रिएक्शन सबका शटडाउन ही था। सबने कहा नई एक चीज आई थी, उन्होंने कहा सब बंद करें, लेट्स सी कि हमने जाना हल नहीं था ना सर, ना किसी ने एक्सपीरियंस, ना किसी को एक्सपर्टीज थी किसी की। चाइना ने किया, चाइना ने काबू भी कर लिया, चाइना पकड़ लिया। लेकिन आप चाइना से अपना कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उसके हालात देखें, उस मुल्क के हालात देखें, इकोनॉमी के हालात देखें, मजदूरों के हालात देखें, आम पब्लिक के हालात देखें। यहाँ आप नॉर्मल हालात में आप आम आदमी का आपने कीमा निकाला हुआ है। आप उस आदमी से कह रहे हैं कि जी आप लॉकडाउन कर लें। मुझे बताएं, जो वेटर्स हैं जो रोज नौकरी करके रोज वेजेस पे आके मजदूरी करके जाते हैं, उनके बच्चों के किस गवर्नमेंट ने किया है? चाहे वो वफाक हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो, जितना बंद पड़ता था प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बरसात से बाहर जाके अपने प्रोजेक्ट्स को साइड पे करके बहुत बड़ा फंड दिया। बट वो फंड भी कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने 24 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया, नहीं हुआ ना ऐसा। जितना मैक्सिमम कर सकते थे। बट अभी भी भूख है, अभी बिलबिलाट है, उसको मद्देनजर रख के इसका एक तरीकेकार निकालें, एसओपीज बनाएं। एसओपीज पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आप ये कह रहे हैं कि एसओपीज के तहत मुल्क खुलना पड़ेगा 100%। कोई और पॉसिबिलिटी और अब लॉकडाउन का ऑप्शन नहीं है? नहीं है आपके पास, नहीं है ना सर। फैल भी गया। जो ये रिपोर्ट आई है फॉर एग्जांपल पंजाब की 6,80,000 केसेस हैं, आप कह रहे हैं इसके बावजूद लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है? सर, लॉकडाउन के ऑप्शन की पॉसिबिलिटी पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर नहीं पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर आप करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकेंगे। मुझे एक बात बताएं, आप हजूम को भूख से रोकेंगे तो सड़कों पर होगा, या आप क्या गुत्ता बना खड़ा होकर आ जाए, क्या करेंगे आप उसके साथ? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आपका आज से 35 साल से है। अब पुलिस आपकी आगे नहीं बढ़ती, पुलिस पीछे हट जाती है। एसओपीज को आप इंप्लीमेंट करवाएं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं डिस्टेंसिंग कराएं, और जो पॉजिटिव इंडस्ट्रीज है उनको खोल दें, जो नेगेटिव है उनको आप बिल्कुल बंद रखें। लॉकडाउन रखें जितना मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन आप पॉकेट्स ऑफ लॉकडाउन कर सकते हैं। 100% लॉकडाउन इस मुल्क के अंदर एप्लीकेबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, मैं आता हूं कि एसओपी पे अमल किस तरह करेंगे, क्योंकि एसओपी एक और लंबी डिबेट है कि हमने कल भी उसमें ये जब बहस हुई एनसीओसी के बाद, जब ब्रीफिंग दी गई कि जी आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते एसओपीज को, तो वहां कहा गया कि देखिए हम लाठीचार्ज इस तरह का काम नहीं कर सकते। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी दुकानें बंद ना करने के ऊपर। मुसद्दिक मलिक साहब, आई स्टार्ट विद यू देयर, क्योंकि यू गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं सईद गनी साहब के पास उसके बाद आऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन, अब आपको जैसे लग रहा है कि ये हर्ड इम्यूनिटी फॉर्मूला की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या आपको दुनिया के, मैं जरा आपसे ये इंटरनेशनल स्टडी देखना चाहता हूं, क्योंकि बार बार हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को देखते हैं। इटली ने जिस दिन 463 डेथ्स हुई हैं, उस दिन उन्होंने टोटल डेथ्स लॉकडाउन किया, लेकिन कल उनकी जो बात थी 75, अमेरिका में कल 638, फ्रांस 31, यूके 113, रशिया 138, और इंडिया जिसकी बार बार मिसाल दी जाती है 223 अमवात है कल की, उसके बावजूद खोला। लेकिन देयर आर सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो जो हमें देखनी पड़ेंगी। डेनमार्क फॉर एग्जांपल, स्पेन 2 अमवात हुई हैं कल, जर्मनी में 5 हुई हैं। सो बहुत से ममालिक में ये फिगर नीचे भी आया, लेकिन बहुत से ममालिक बड़े नंबर्स के साथ भी खोल रहे हैं। इज इट अ डिबेट बिटवीन मेडिसिन एंड इकोनॉमी? इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर्स के दरमियान ये बहस है। इकोनॉमिस्ट कहता खोल लें, डॉक्टर कहता बंद करें। इज दैट अ फेयर व्यू ऑफ पुटिंग, फेयर वे ऑफ पुटिंग? मलिक साहब, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर लॉकडाउन इतनी गलत चीज थी तो फिर लगाया क्यों? और अगर लगाया था तो आज वजीर आजम उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आज उन्होंने क्यों कहा कि सूबों ने लगाया था ना मलिक साहब? बात तो उन्होंने तो नहीं, मैं आपको देखिए तीन सूबे हैं, 3 सूबे इस वक्त पीटीआई के हैं जी।
तीनों के अंदर लगा। वफाक के अंदर जहां पे वजीर आजम रहते हैं वहां पे 12 कहू के अंदर कर्फ्यू लगा। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, जिस वक्त पूरा इस्लामाबाद, और आपको भी मालूम है, गालिबन उस वक्त मुलाकात नहीं हुई, वो का आलम था 1.5 हफ्ते। तो वजीर आजम अगर इस्लामाबाद को भी कंट्रोल नहीं करते तो वजीर आजम किस चीज को कंट्रोल करते हैं? वजीर आजम ना कर्फ्यू लगाने के, ना लॉकडाउन लगाने के जिम्मेदार हैं, लोगों की अमवात के जिम्मेदार नहीं है, किसी चीज के इंप्लीमेंट करने के जिम्मेदार नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने बना दिए हैं, वो क्या भले से प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं। अब आप अवाम को, आज उन्होंने अपील की, आप ही इसको खुद करें। तो लोग टैक्स किसके लिए दें? आप ऐसा करें कि चोरी का भी एक बना दें प्रोटोकॉल, और चोरी का भी एक वेबसाइट बना दें और बोलें कि प्लीज देखें लोग, प्लीज चोरी ना करें। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप चोरी ना करें। मैंने तो प्रोटोकॉल बना के लगा दिया वेबसाइट पे, बल्कि टेलीविजन के ऊपर उसकी प्रमोशन भी कर रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक फैसला करते हैं, जब आपने लॉकडाउन लगाया तो आप कहें मैं जिम्मेदार हूं, जब आपने लॉकडाउन हटाया तो आप कहें मैं जिम्मेदार हूं। आज वजीर आजम ने कहा, मैंने आपको कहा नहीं था कि अमवात होंगी, तो अब हो रही हैं, तो क्या मसला है आपको? ये क्या बात है भाई? नहीं, लेकिन मलिक साहब, मैं एक सेकंड अगर इजाजत दें, आई मीन देयर इज एन इमोशनल पॉलिटिकल बैस ऑल्सो। मैं चाहता हूं कि जरा उससे आगे जाएं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आपने केस स्टडीज देखी है, जितनी मर्जी वो लानता तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, वो तो चलती रहेगी, उसमें तो रोला नहीं है। ये जिन मुल्कों ने खोलना शुरू किया है, आपको इनकी फिलॉसफी समझ आई है, क्यों खोल रहे हैं? जी बिल्कुल क्लियर फिलॉसफी समझ आई। जी जी। कोई दुनिया के अंदर स्वीडन के अलावा कोई मुल्क नहीं, और स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसने बरमला कहा है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया में हाईएस्ट डेथ रेट ऑन अ पर मिलियन बेसिस जो है वो स्वीडन का है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पहले तो ये कहते थे ना कि वो आप सिर्फ 7 वालों से क्यों मुकाबला करते हैं, फला फला से करें। अब पूरी दुनिया में सबसे हाई रेट जो है डेथ का इस वक्त स्वीडन में। ठीक है। उसके अलावा वाहिद मुल्क जो इस तरह बरमला शेमलेसली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है वो पाकिस्तान है। हर मुल्क जिसका आपने नाम लिया इस वक्त, मैं आपको अब स्पेसिफिक्स बताता हूं कि जिस वक्त चीन ने लगाया लॉकडाउन, उस वक्त 830 मरीज थे, 80,000 के ऊपर जाके टेपर किया। वो 81,865 पे टेपर किया। जी हाँ, जिस दिन यूनाइटेड किंगडम ने वही किया, इसी तरह की तकलीफ जिस तरह की आज हमने सुनी है। फिर 37,000 पेशेंट्स हुए तो उनको समझ आ गई कि कितनी बड़ी मौत के अंदर, मुंह के अंदर लोगों को हम डाल रहे हैं। वो उल्टे पैरों भागे वापस और उन्होंने लॉकडाउन लगाया। फ्रांस, स्पेन और इटली ने 8 से 9,000 के ऊपर लगाया लॉकडाउन। जब 8 से 9,000 मरीज हो गए थे, आपने सड़कों के ऊपर उनके लोग मरते देखे उनकी फैसिलिटीज के बावजूद। आज पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हो गए हैं जब हम कर्फ्यू खोल रहे हैं। जिस दिन हमने लॉकडाउन लगाया था उस दिन पाकिस्तान में रोज एक। हाँ सर, लेकिन इनका लॉकडाउन उठाने की कोई फिलॉसफी समझाए ना मुझे, कुछ साइंस होगी ना इसकी भी, क्योंकि बर्तानिया ने, जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, मुल्क नहीं है, कोई मुल्क। सर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात भी सुन ले, मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूं, प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट से पहले लॉकडाउन खोला हो। यानी जब रोज आने वाले मरीजों की तादाद पिछले दिन के मरीजों से बतदरीज कम होना शुरू हो जाती है और रोज कम होती चली जाती है, तो जब वो समझ लेते हैं कि हमने इसका जोर तोड़ दिया है और अब हर रोज नए आने वाले दिन में नए आने वाली जो जिन पेशेंट्स की तशखीस हो रही है वो कम है और सिग्निफिकेंटली कम है, तब वो लॉकडाउन खोलते हैं। सर लेकिन मलिक साहब मेरी बात सुन लें, एक और जवाब दें। क्या ये WHO ने भी कहा, स्टडीज मौजूद है कि जब आप लॉकडाउन ईज करेंगे या नरम करेंगे, स्पाइक दोबारा आएगी, जिसको सेकंड वेव कहते हैं। ये देखें, अगर तो न्यूजीलैंड की मिसाल दें, उन्होंने खत्म करके खोला, मुझे समझ में आती है। अगर आप मुझे मिसाल दे रहे हैं रशिया की, 138 डेथ करने के बाद 9,268 केस पिछले दिन के, 113 यूके के डेथ्स हैं कल, 1936 केसेस है, यानी कोरोना खत्म नहीं हुआ। आप खोलेंगे ये दोबारा फैलेगा। आपने उसको मैनेज कर लिया लॉकडाउन करके। अनलेस आप इस लॉकडाउन को एंडलेस रखें, ये कोरोना रुकेगा नहीं, इसने फैलना ही फैलना है। और स्वीडन वाले क्या कहते हैं स्वीडन, आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा इसके बारे में, वो कहते हैं यहां पढ़ा होगा। आजकल स्वीडन पे रोज एक आर्टिकल आ रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की शरह इस वक्त। एग्जैक्टली। अब वो ये कहते हैं, मैं किसी का पढ़ रहा था, उन्होंने कहा यार तो सारी डेथ्स एक छोटे स्पैन में हो जाएंगे, आप उसको खींच के लंबा कर तो सारों को अभी मार देना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आज ही मार दे सबको, जो बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना। कब्रिस्तान तो नहीं चलेंगे, कब्रिस्तान में तो एक दफा भर दें लोगों को, ये कह रहे हैं हम। ठीक, सईद गनी साहब, आपका व्यू क्या था जब एनसीओसी एनसीसी में? सिंध का व्यू क्या, लॉकडाउन ठीक है या गलत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आशिफ भाई देखें, आज की जो सूरत हाल है ना, जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं और जिस तेजी से हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर प्रेशर आया है, मेरा अपना एक ख्याल ये है कि आज अगर हम लॉकडाउन का ऐलान भी करें तो शायद हम नहीं कर सकते। मतलब जिस किस्म का लॉकडाउन हमें चाहिए, जो लॉकडाउन हमने मार्च में किया था वो लॉकडाउन अब काम नहीं करेगा जिस सूरत हाल में हम आज खड़े हैं। तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं, और ये बात हमने कभी कही भी नहीं है कि अगर लॉकडाउन लगा दें तो ये कोई अगले 2 साल तक लॉकडाउन रहना चाहिए। उसका एक पर्पस होता है, वो पर्पस शायद हम हासिल किसी हद तक या जो हमारा टारगेट था हम नहीं कर सके हासिल, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि लॉकडाउन लगा दें तो मेरी राय में वो मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हमें मुमकिन नहीं, है नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लोग मानेंगे नहीं, या हम कर नहीं पाएंगे? हम कर भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखें, लॉकडाउन लगाकर जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि जितना कोरोना फैल चुका है इस वक्त हमारे मुल्क के हर इलाके में, इस वक्त अगर हम लगाएंगे ना तो शायद हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं है, और कर्फ्यू हम लगाने की पोजीशन में नहीं है, और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। सो आप ये कह रहे हैं लॉकडाउन हटाना इनएविटेबल, मतलब ये होना ही होना, इसके अलावा किसी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन मतलब होना ही था। लेट्स पुट इट दिस वे। काशिफ वो हो चुका है। हाँ। अब हम ये कहें कि जी लॉकडाउन है, नहीं है। अब ये हम कह सकते हैं कि जी हमने कुछ बिजनेसेस बंद किए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज हमने बंद की हुई है, ठीक है वो की हुई है, लेकिन उन एक्टिविटीज की वजह से क्या जो लोग उन एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं वो और जगहों पे नहीं जा रहे हैं? वो तो जा रहे हैं। अगर हम कहते हैं हमने पार्क्स बंद कर दिए हैं तो ठीक है, वो लोग पार्क्स में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि बाजारों में तो जा रहे हैं वो लोग, फैक्ट्रीज में तो जा रहे हैं वो लोग, बसों में तो बैठ रहे हैं वो लोग। तो वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो उनका हो रहा है लोगों के साथ ना। तो वो मेरा अपना ख्याल ही है, मेरी जाती राय है, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ओपिनियन तो नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो अभी आपने जिक्र किया पंजाब का, वो पंजाब का नहीं, वो लाहौर का था। लाहौर, सॉरी, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। लाहौर में उन्होंने बताया कि 6% तक जो है वो इम्कान है कि 6% निकाल के उन्होंने 6-6.5 लाख बता दिया लाहौर का। अगर आप पूरे पंजाब पे अप्लाई कर दें तो ये तो कोई 65-66 लाख बनता है। और ये मैं बता दूं, ये गलत भी नहीं होगा, जो जिस तरीके से ये फैल रहा है ये गलत भी नहीं होगा। और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मेजॉरिटी जो है लोगों की ऐसी होगी जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनको पता ही नहीं कि उनको हो गया। ठीक, हाँ, ये तो है। वो अच्छा, ये एक बहुत खतरनाक बात है। मैं जो मैं समझता हूं जिस चीज की जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं अभी, बदकिस्मती से हम अब भी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी हम अपने लोगों को कोरोना की संजीदगी और उसकी संगीनी का एहसास दिलाने में नाकाम हो गए। सर, मेरे से खुद लोगों ने सैयद गनी साहब ये सवाल पूछा है, ये कोरोना बैनुल अक़वामी साजिश है, ये तो हमारी मस्जिदें बंद करने के लिए किया जा रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है गोरों की, कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये बना हुआ है। लॉकडाउन होता है नहीं होता है, कर्फ्यू लगता है नहीं लगता है, ये चीजें आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये पॉसिबल नहीं है। हम बातें कर सकते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना चाहिए। इस वक्त जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने लोगों को एहसास दिलाएं, उनको बताएं कि ये बहुत खतरनाक चीज है और इससे बचने के ये तरीके हैं। और वो बदकिस्मती से इसलिए नहीं हो रहा, खास तौर पे तो मैं अपने सूबे की बताऊं, हम एक बात करते हैं, अगले दिन बावड़ा साहब के दोस्त को यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं अगर सिंध हुकूमत ये कहे तो इसके खिलाफ सड़कों पे आ जाना तुम लोग। हाँ, लेकिन शेर जमान साहब की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है, जो कोरोना की बारे में तो एटलीस्ट सीरियस बात करनी चाहिए। यू हैव टू टेल पीपल के हाउ सीरियस इट इज, एंड देन ज़ाहिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो उसके अंदर रहेगा जो सैयद गनी साहब कह रहे हैं। बट जो बात मलिक साहब कह रहे हैं, असल चीज तो ये है, चले इन अ वे सैयद गनी साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं हो सकता, हम कर्फ्यू लगाना, असल लगाना हुआ तो कर्फ्यू पर लगाना पड़ेगा, वो हम लगा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन करने का फायदा कोई नहीं है, इसलिए दिस इज प्रोबब्ली द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। वी वर सेइंग द सेम। बट मलिक साहब को कब्रिस्तान भरने की बातें कर रहे हैं कि जी कब्रिस्तान भर देंगे। अच्छा, मलिक साहब की पार्टी और मलिक साहब तकरीर में तो पता एक्सपर्ट है, वो इधर भी मौका ही ढूंढ रहे हैं। आप कब्रिस्तान भरने की बातें करें, आपने जो 20 साल में मुल्क के अंदर कब्रिस्तान भरे हैं, जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया है, उसकी बात करें। गटर का पानी आपने लोगों को पीने के लिए दिया है, स्कूल कॉलेजेस दिए नहीं है, 24 करोड़ के मुल्क के अंदर आपने अस्पताल और जो फैसिलिटीज दी हैं, उसका भी तो रोना है। ठीक है, 20 का, 22 का, 24 का, जिस फिगर को आप ले लें, 15 करोड़ के मुल्क को इन्होंने 15,000 अस्पताल भी नहीं दे सके। तो पहले तो उस तकरीर का बताएं जो जिंदा लोगों को इन्होंने मारा है, जो गटर का लोग आज पानी पी के जिंदा है। जब गटर का पानी पी के जिंदा रह सकते हैं पाकिस्तानी, तो फिर इसको भी फाइट बैक करेंगे। देखिए ना, जो मलिक साहब बहस कर रहे हो, तकरीर दे रहे हैं कि जी आज जो बंदे हैं उनको मार दें और कब्रिस्तान बंदे, ये टाइम है? ये आप सियासत करें, और सियासत भी किस किस्म करें? पहले आप ये बोलें कि जी
पीटीआई की हुकूमत कब्रिस्तान भर रही है, पीटीआई की हुकूमत नाकाम है, पीटीआई की हुकूमत ने गलत काम किया। जी उससे पहले हम 20 साल इक़्तिदार में रहे, हमने 20 लाख अस्पताल बनाए थे, 20 लाख फैसिलिटीज अरेंज की थी, 20 करोड़ के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था, उनको खाना खाने को पहुंचाया था, पानी की सीवरेज लाइन दी थी। भाई आपने मुल्क के अंदर दिया क्या है? खोखला करके आप थोड़े फीते कटाते रहे आप। आज हमने दामिर बादशाह का जब किया तो आप देखें पूरा हमारा पड़ोस जो है वो बिलबिला उठा है, हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो बिलबिला उठा है। ये तो आपने फीते काटे थे, 40 साल से आप वो प्रोजेक्ट लेके बैठे रहे, वो हमने आगे किया। जमीन हमने खरीदी, इफ्तिदा आपने किया, मोहम्मद के अंदर इफ्तिदा इन्होंने किया, मैंने जमीन आगे खरीदी। दासू गए 36 करोड़ जमीन, दामिर भाषा की जमीन ये खरीद के गए? नहीं सर ये मैं तो बजट के अंदर पैसे रखे हुए। रीसेटलमेंट हमने किया 19 बिलियन। क्या बातें करें सर आप? पहले कितने की खरीदी जा चुकी है? 11 बिलियन उन्होंने एलोकेट किए, 19 बिलियन में हमने आगे सेटलमेंट किया, 19 उसके बाद सारी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीजर पूरे किए, उसके बाद उसको ईसीसी में लाया, पास कराया, एग्जीक्यूशन में ले गया। आज हम प्रोक्योरमेंट और आगे बढ़ रहे प्रोग्रेसिव काम के ऊपर। मैं सर ये कह रहा हूं कि ये सब प्रोजेक्ट 25-25 साल पहले बनने चाहिए थे। जो 100 रुपए का काम था वो हम 1000 रुपए बना रहे हैं। कोरोना की बहस, कोरोना की बहस में दामिर बादशाह तो ना लगा। काशिफ साहब उनका आर्गुमेंट है, काशिफ साहब मैं देखें हो सकता है मैं हो सकता है मलिक साहब, प्रॉब्लम यही है, मैं हो सकता है मलिक साहब के आर्गुमेंट से एग्री ना करता हूं। देखिए दो व्यूज है ना, एक व्यू में जितना, एक व्यू ये है कि लॉकडाउन होना चाहिए और ये मलिक साहब का व्यू है क्योंकि बंदे मरेंगे। दूसरा व्यू है कि जनाब अब लॉकडाउन होना तो चाहिए लेकिन हम इकोनॉमी चलानी है, इसी वजह से बहुत से मुल्कों ने। इन दो व्यूज के हो आपका डिसएग्रीमेंट भी होगा, बट यू काउंटर हिज आर्ग्यूमेंट्स। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट ना, देयर इज नो वैलिड आर्ग्यूमेंट। आप तकरीर करना शुरू कर दें, मैं जहां में बैठूं तकरीर करना शुरू कर दूं। मैं को नवाज शरीफ ने कोरोना लगाया तो एक बेसलेस तकरीर का तो मैं जवाब नहीं देता। मैं तो लॉजिकल बातें कर रहा हूं कि जब आपने 20 साल हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर की और हुक्मरानी के टाइम पर आपने इदारे, अस्पताल, सीवरेज लाइन, पानी का मंसूबा, खाना, सोशल सिक्योरिटी, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स दे रही है। भाई टैक्स दे के गवर्नमेंट कहां से दे? टैक्स दे के कर्जे पूरे कर रही है, आपके लिए कर्जों के इंटरेस्ट पे कर रही है। तो हम 24 करोड़ लोगों को कहां से खाना देंगे? आप गारंटी ले लें, आप मलिक साहब चले मैं ये क्विक जवाब दीजिएगा। मलिक साहब मैंने ब्रेक पे जाना था लेकिन बिकॉज उन्होंने एक आर्गुमेंट ले कर दिया है, सो मैं चाहता हूं कि क्विक जवाब इसका दे दें। 22 करोड़ की आबादी, सुन ले मैं उनका सवाल फ्रेम कर देता हूं। 22 करोड़ की आबादी है, एक अक्सरियत ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं या उसके ऊपर बिल्कुल करीब करीब रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको जो तीन महीने से चाहे वो लॉकडाउन हो या दुकानें बंद हो सफर कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मरी है, नॉर्दर्न एरियाज हैं, नथिया गली है, सारी गलियात है केपीके की, इनमें ये 3 महीने का कारोबार है। जब तक ये कारोबार नहीं खोलेंगे वो इस 3 महीने में कमा के साल चलता है। आप उनको बताएं कि क्या आर्गुमेंट है उन लोगों के लिए, क्या लोग सफर कर मतलब करेंगे तो सही है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फोन आपको भी आते होंगे, जाहिर है हमें भी पता हो। क्या आर्गुमेंट है उनके लिए सोल्यूशन क्या आपके पास? पहले तो मैं अपने भाई की जवाब दे दूं जो उन्होंने मुझे मेरी तकरीर को बेसलेस कहा है। वो जो माँ जो डॉक्टर थी जिसका 21 साल का बच्चा मरा है ना, जरा उसको बताइएगा कि ये बेसलेस बात है। वो जो डॉक्टर जिसकी बीवी 3 घंटे भागती रही, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल वेंटिलेटर ढूंढते हुए मर गया, उसको बताइएगा ये बेसलेस है। वो जो अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए एक मांगती रही, पनाह मांगती रही, यहाँ पिम्स अस्पताल में डॉक्टर है, जरा उसको बताइएगा कि ये बेसलेस है। जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे में मर रहे हैं, स्कारिंग ऑफ द लंग्स के साथ, जिनको सांस नहीं आ रहा, जिनके बूढ़ों को, और वो मर रहे हैं 80 अमवात एक दिन में, उनको बताइएगा कि ये बेसलेस है। फिर बात को आगे चलाएंगे कि ये बेसलेस है या नहीं। आपको मेरा आर्गुमेंट बेसलेस लगता है, आपको डॉक्टर्स का आर्गुमेंट भी बेसलेस लगता है। जो रोज रोते हैं, वो लड़कियां रोती हैं आके, डॉक्टर्स जो पंजाब और सिंध की, आपके सामने हाथ जोड़ती हैं और आपके सामने अपने दुपट्टे गिराती हैं कि खुदा के वास्ते ये मत करें। आपको वो भी बेसलेस लगता है। आज आपको ब्यूरोक्रेट्स ने भी बता दिया, पहले तो सिर्फ हम थे, हम तो ऑपोजिशन है, हम तो ऐसी बात नहीं करते हैं। फिर डॉक्टर्स थे, फिर वो डॉक्टर्स भी आपने कहा कि सियासतदान है। फिर आज आपने आपके सामने एक्सपर्ट्स आके हाथ जोड़ते रहे, आपने उनकी बात नहीं मानी। आज आपके अपने लाहौर के, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स ने लिख के आपको दे दिया कि आप लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। उसके बावजूद आपने आज तकरीर की और तकरीर में कहा हम जिम्मेदार नहीं। भाई आप हुकूमत में आए किस लिए अगर जिम्मेदार नहीं है? अगर हर चीज आपसे पूछो, जीडीपी क्यों गिरी, आप कहते पिछली हुकूमत से पूछो। आपसे पूछो कि आपने ये जितना उन्होंने 5 साल में लोन लिया था, आपने 1.5 साल में कैसे ले लिया, आप कहते पिछली हुकूमत से पूछो। आपको कहते हैं कि बेरोजगारी कैसे फैली, आप कहते पिछली हुकूमत से पूछो। आपको पूछते हैं कि चीनी क्यों महंगी हुई, इस दफा क्यों महंगी हुई, आप कहते हैं पिछली 2 हुकूमतों की सब्सिडी जो पीपल्स पार्टी ने 8 साल पहले और हमने 1.5, 2 साल, 2.5 साल पहले दी थी, उससे पूछो।
तो आप इधर क्या करने आए हैं? आप भी तो कुछ करने आए हैं। चले वापस आ जाए आपको भी चीनी, तो 2 साल हो आपने भी गए। चीनी का आर्गुमेंट दे दिया, उन्होंने भाषा का दे दिया। सर मेरी बात सुनिए मलिक साहब, मैं एक बात कह रहा हूं, अब मैं आपको जवाब मेरा आर्गुमेंट सुन ले, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। एक सेकंड रुकना मलिक साहब, आर्गुमेंट मुकम्मल कर लेने दें। सर आपका आर्गुमेंट, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे ब्रेक भी एक लेनी है, उसके अंदर इश्तेहार भी चलाने, वो हमारा चलना भाई क्या हो गया। मसला ये है, वी हैव टू, ये जो कि हमने कि बड़ा आसान तरीन किसी हुकूमत के खिलाफ काम है, जिसके बच्चे मरे उससे जाके पूछो, which is a very fair argument. I'm not saying it's an unfair argument, but it's an emotional argument. कहा है कि मत पूछो, but it is an emotional argument. उन्होंने कहा मैंने आपको कहा नहीं था कि मरेंगे, आसान, तो मर रहे हैं। चलें ब्रेक के बाद इसमें ब्रेक से पहले एक जुमला, 2 जुमले। मेरी मुसद्दिक साहब से रिक्वेस्ट ये है, जो आपने लीडर साहब ने जीटी रोड में गाड़ी के नीचे दिया, उसके बच्चे मरे, उसका आपने जवाब दिया, जो भूख से मरे उसका जवाब दिया, और आपका लीडर बजाय आज मरहम रखे वो मुल्क से भागा हुआ है, उसका जवाब देना कौम को। अगर आपको इतनी तकलीफ है कौम की, इतना एहसास है, इतनी तकलीफ कर रहे, इतना इमरान खान को आप बोल रहे बुरा, तो नवाज शरीफ जब अपनी जिंदगी की भीख मांग के भागे थे, वो वहां की कॉफी की चुस्कियां ना ले, वो चुस्कियों के बजाय यहाँ के लोगों की सिस्कियों के साथ खड़े हो, तब हम बात मानेंगे। जब लीडर भागा हुआ तो उनके कारण तुम क्या सुने, इतनी तकलीफ को क्या सीरियस माने, लीडर भागा हुआ है, वो चुस्कियां ले रहे हैं, लोग सिस्कियां ले रहे हैं, जवाब कैसे देंगे, ये फेस कैसे कर रहे हैं? They have to have a valid argument. There's no leader. The leader is on the run. What are they talking? मुल्क खा के भीख मांग के भागे मुल्क से, कॉफी की चुस्की ले रहे, टोपी पहनकर, मुल्क को टोपी बनाकर आज हमें भाषण दे रहे, आज हमें तकरीर करके बता रहे कि हमें कितना दर्द है मुल्क के साथ, हम कोरोना में क्या करें, शर्म करें। मरने दे लोगों को, आपको इससे क्या गर्ज है यार, मरने दे लोगों को। आपके तो वजीर आजम ने कह दिया आके आज, बुलाए ना फिर आप अपने भगोड़े लीडर को। आपने तो कहा है आज कि मैंने पहले ही कहा था मरेंगे, तो मर रहे हैं तो रोते क्यों हो? मैंने कहा नहीं था कि मरेंगे। लोग तो मरेंगे ना सर। देखिए अब आप तकरीरों को, मैं ना खाली है, मैं आपसे यानी किस चीज की जिम्मेदारी है काशिफ अब्बासी साहब, हुकूमत की किस चीज की, एक चीज की जिम्मेदारी बताएं। हर चीज का जवाब अगर ये है कि उस दिन की गाड़ी के एक्सीडेंट का जवाब दें, तो आज का जो बच्चा मर रहा है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है, उसका जवाब क्यों नहीं है, उस पॉलिसी का जवाब हम क्यों ना मांगे आज? तो हमने आपसे पूछा कि करप्शन करके आपको लीडर भाग गया, वहां चुस्कियां ले रहे हैं लोग, सिस्कियां ले रहे हैं, तो फिर आप किस बेस से बात करें? मेरा लीडर अगर मुझसे भागा होगा तो मैं तो फेस भी नहीं करूंगा टीवी पे आकर। जमीन भी तो कोई चीज है, एहसास भी तो कोई चीज है। आप लोग की सिस्कियों की बातें करके ड्रामेटाइज करें चीजों को। यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस। आप पाकिस्तानी बन के खड़े हो, आप लीडर के ऊपर, इमरान खान के ऊपर हर थोड़ी देर क्रिटिसिज्म करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर डूइंग समथिंग राइट, फॉर स्टैंडिंग फॉर द पीपल। क्या बातें कर रहे हैं आप? You are on your own. What is this government doing for you? If you are on your own, एक एसओपी लगाने के लिए हुकूमत आई थी? नहीं सर, आपके लीडर को भगाने के लिए आई थी, उनको बुला ले, ये भी आपने फिर हम उनके अंदर बात करेंगे। काबीना में बैठ के खुद फैसले किया। आपको इतना दर्द है तो बुलाए ना सर वो चाय पीने वाले आदमी को। मैं कह रहा हूं आपका गुबार निकल जाए तो ब्रेक के बाद हम जरा कोरोना की बात कर लेते। मसला ये मेरा, मैं आई थॉट, मसला नहीं है सर। देखें मसला ये, मैं दोनों भाइयों से कहूंगा, पहली चीज देखें, कोरोना का मतलब कोरोना पे रहे। दूसरा, आई अंडरस्टैंड व्हाट मलिक साहब इज सेइंग, बट मलिक साहब आई आल्सो अंडरस्टैंड कि डेड बॉडी इज द बिगेस्ट इमोशनल आर्गुमेंट वन कैन हैव। प्रॉब्लम ये है सर, एक से मेरी बात भी सुन लेना। मैं देखे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम सारे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से नया। वी कांट बी स्टक इन मार्च, दिस इज जून 1st। वी हैव टू सी कि जून 1st पे दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि आपने, सर मेरी बात तो सुन लेना, हमें क्या करना चाहिए। मसला ये है कि मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि जून 1st को दुनिया खुल रही है। क्यों खुल रही है? अभी भी कमर तोड़ के खुल रही है। काशिफ साहब क्या हो गया आपको? सर यूके में कौन सी कमर टूटी है? कमर तोड़ी क्या बात कर रहे हैं? मैंने हर जगह पे वायरस का रेट गिरा है। स्वीडन के अलावा तो उन्होंने खोला। कौन सा मुल्क है जिसने चढ़ते वायरस के ऊपर खोला है मुल्क? और आप ये गारंटी, सर ये मसला ये नहीं है, मसला ये अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल चढ़ते वायरस में खोला, पहली बात। दूसरा, सर एक सेकंड रुक जाना, अभी आपने बात करती है जरा, मैं ये बहस इस तरह इमोशनल मत करें। आई अंडरस्टैंड कि डेड बॉडी सेलिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट पीपल डिड व्हेन मॉडल टाउन हैपेंड, एंड यू वांट टू डू दैट, यू विल कंटिन्यू टू डू दैट, बट हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन व्हिच हैज टू गो फॉरवर्ड। बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा इनकी पॉलिसी। अजीब बात कर रहे हैं यार, किसी की बात करते हैं आप आगे से डेड बॉडी उठा के आ जाते हैं। कुछ बंदा के यार ये मुल्क ये कर रहे हैं, काशिफ साहब ये दुनिया में हो रहा है। आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यू आल्सो नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हम उठा रहे हैं।
सर क्या बात कर रहे आएंगे हैं ना? आप? मेरी बात सुने, लेट्स नॉट गो देयर। इफ आई वर टू स्टार्ट, मेरे पास 20 साल की मिसालें मौजूद है। गवर्नमेंट पॉलिसी, प्लीज डोंट, व्हेन आई से समथिंग आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग पॉलिटिकल, सो यू बेटर लिसन टू दैट। एंड अगर आपने उस तरफ लाशें उठाने पे जाना, शुड आई पिक द नंबर ऑफ काउंटलेस? अजीब बात करते हैं। एक आदमी आगे से आपको दुनिया की मिसालें देता है, आप आगे से कहते हो तुम डेड बॉडीज के ऊपर सियासत करते हो। मेरा क्या काम है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो हो रहा है इसका क्या है? यू कैन हैव आप एक पुरसकून जवाब दे सकते हैं, बराए मेहरबानी ये सियासत मत करें। ये नॉट करें, मतलब करें यार, करें। आप लोगों ने तो ऐसी सियासतें ये की हैं। बात ना करें। आप इसको सियासत समझते हैं कि लोग मरे और हम बात करें? तो क्या सर, मैं ये कह रहा हूं, दुनिया में 1 जून को दुनिया कहां खड़ी है? लेट्स गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो मैं आपको जवाब देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद थोड़ा सा सुकून के साथ मैं ये जो आप कर रहे हैं, मैं बहुत जानता हूं इस काम को। बराए मेहरबानी ये सोच लिया करें, पढ़ी लिखी बहस में आप लोग लड़ रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि यार लेट्स टॉक कोरोना ओनली। और आपको अगर मैं दुनिया की मिसाल दूं, आप कहते हैं जनाब आप लाशें उठा दें, उठाएं लाशें। अजीब आर्गुमेंट देते हैं यार आप। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाउ लेट्स टॉक पोलाइटली। जरा कोशिश करें। मेरा ये कहना था मलिक साहब, आई से अगेन, आई अपोलोजाइज फॉर द स्पैट अर्लियर, कि हम जरा इसके पीछे आपको बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा ना। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज इट गोइंग ऑन लाइक दिस, इसकी बताएं। क्योंकि आसान तरीन मैं फिर कहूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडीज और नंबर ऑफ डेथ्स, आई नो दैट्स अ मोस्ट प्रेसिंग इशू, बट उसके आगे दूसरे इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सईद गनी साहब से शुरू करता हूं। सईद गनी साहब, लॉकडाउन का मकसद जाहिर है वायरस की कमर तोड़ना भी है, बट ऑल्सो आई थॉट द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ी चीज कही गई थी इसके लिए लॉकडाउन के फेवर में, हॉस्पिटल प्रेशर। कि हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ गया फिर तो बहुत लोग मरेंगे। हमारे हॉस्पिटल पे उस तरह का प्रेशर नहीं है। दैट्स वन ऑफ द लकी थिंग्स जो पाकिस्तान के लिए हुई है, कि हमारे अगर केसेस बड़े भी हैं तो हॉस्पिटल के जो प्रेशर्स हैं वो अभी भी उस तरह नहीं आए हैं। उस केस में आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन, अब ये जरा बहस लॉकडाउन नो लॉकडाउन की बहस करें जरा। देखिए, मैं अफसोस करूं, एक तो जो ये बीच में भी प्रॉब्लम हुआ ना, सारा बुनियादी मसला यही है, हम अपनी तवज्जो जो है वो कोरोना से हटा के कहीं और ले जाते हैं। मेरी पीटीआई के तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर कोरोना के इशू पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई एतराज बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, नहीं तो आप मुझे कोरोना भी मुझसे बात करें ना। आप मुझे कहोगे कि वो सरे महल आपने ले लिया था, तो ये तो भाई वो करते रहना, पहले भी होता रहा है, केसेस भी बने हुए, आइंदा भी बना लेना, चलता रहेगा मसला। इस वक्त आप ये बताएं कि कोरोना में हम पीपल्स पार्टी क्या गलत कर रही है, सिंध हुकूमत क्या गलत कर रही है, हमें मजीद क्या करना चाहिए, उस पर हम बात करें, शायद आपकी राय कोई बेहतर आ जाए। जहां तक 20 सालों में हॉस्पिटल की बात है, देखिए सर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेट्स नॉट गो देयर। देखिए, ये शॉर्टेज तो मौजूद है सईद गनी साहब, इसके ऊपर नहीं जाए। मुझे ये बताएं सर, लॉकडाउन मैं या आपसे और फिर मलिक साहब से, मुझे दोनों आप इसका जवाब दें। क्योंकि देखिए, असल रोला ये है कि जब आप लोगों को क्या समझा रहे हैं वो समझाना ना आपने, कि क्या लॉकडाउन नरम करने का मकसद ये है कि क्योंकि अगर हॉस्पिटल में प्रेशर हो तो फिर आप लॉकडाउन नरम नहीं कर सकते थे। दुनिया ने जो बुनियादी आर्गुमेंट दिया था लॉकडाउन का वो ये था कि हॉस्पिटल पे प्रेशर आ गया, हॉस्पिटल ओवररन हो गया, फिर मारे जाएंगे। अब अगर वो प्रेशर नहीं है तो क्या लॉकडाउन ठीक है नरम करना या नहीं ठीक है? फिर देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये मैं अभी कह रहा था आपसे कि दुनिया के बेहतरीन मुमालिक में जहां पर हेल्थ की दुनिया की बेहतरीन सहूलतें मौजूद थी, उनके सिस्टम्स भी कलेप्स कर गए, बिल्कुल कर गए। तो हमारे लिए इस वक्त ये बहस नहीं है कि हमारे अंदर हेल्थ का निजाम अमेरिका के जैसा क्यों नहीं है। अगर वो होता तब उसने भी बैठ जाना था। सवाल ये है कि जो हमारे पास वसाइल मौजूद है, क्या उन वसाइल के अंदर रहते हुए हम अपने लोगों की कितनी जानों को बचा सकते हैं? जो आप बात कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जो लॉकडाउन हमने किया शुरू में, उसका ये फायदा हमें जरूर हुआ कि वो स्प्रेड इनिशियली अगर आप देखें तो वो स्लो थी, बहुत स्लो थी, उस रफ्तार से उस तेजी से नहीं बढ़ी कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो विद इन अ मंथ जो है वो कलेप्स कर जाते। नहीं किया उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि जी आइंदा भी चीजें ऐसी रहेंगी, तो मुझे ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे शोभा इस बात पर, मुझे डाउट है कि शायद बहुत बड़े अरसे तक हमारे हॉस्पिटल इस तरह से सस्टेन नहीं कर सकेंगे। आपको लगता है कि प्रेशर बढ़ेगा हॉस्पिटल्स पे आने वाले दिनों में? डेफिनेटली बढ़ेगा, और प्रेशर और ओवररन भी हो सकते हैं, आज भी है। अच्छा देखिए, अब एक और चीज है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही होगी और सूबाई हुकूमतें भी कर रही होंगी कि हम अपनी कैपेसिटी को किसी तरह से इंक्रीज कर रहे होंगे। हम बिस्तर खरीद सकते हैं, हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम वेंटिलेटर्स लगा सकते हैं। लेकिन काशिफ, जो सबसे सीरियस इशू है ना मेरी नजर में,
वो आपके डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और Absolutely. नर्सेस का इन्फेक्ट होना है। बिल्कुल ठीक। वो देखिए, कल डॉक्टर साद नियाज आए, उन्होंने कहा जी मैं हो गया हूं पॉजिटिव। अब अगर डॉक्टर साद नियाज पॉजिटिव होकर सिस्टम से निकले तो अकेले नहीं निकले हैं, जो वो निकले डॉक्टर्स उनके साथ जी। इन टच थे वो भी सारे बाहर जाएंगे सिस्टम। जिस वार्ड को वो संभाल रहे थे किसी हॉस्पिटल के, वो पूरे का पूरा आपको बंद हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक बात सर, है। तो फिर ये आपने क्यों नहीं इसको कंसिडर किया जब आप एनसीसी में थे? एज अ गवर्नमेंट आपने क्यों नहीं कंसिडर किया इस चीज को? नहीं, ये तो देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये तो डॉक्टर जब चीख चीख के बेचारे कह रहे थे कि हमें यही चीजें करनी चाहिए, तो उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि ठीक है, मैं लॉकडाउन से मेरा अपना ख्याल है कि शायद अब हमारे लिए मुमकिन नहीं लगाना, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये जो अभी बहस हमने की है ना कोरोना से निकल के किसी और इशू पे, इसको हम ना करें, इसको अवॉइड करें। मलिक साहब, कोरोना ठीक है, मैं जरा मलिक साहब से भी ये ले लेता हूं कि आपको क्या करना है। मलिक साहब, दैट्स व्हाट आई आल्सो इनिशियली वांटेड कि इमोशनल एस्पेक्ट, क्योंकि यू ऑफ ऑल पीपल कैन एक्चुअली टॉक नंबर्स एंड लॉजिक। हॉस्पिटल्स पे अगर प्रेशर नहीं है, से आपका रेट बढ़ रहा है बट हॉस्पिटल्स का प्रेशर नहीं है जो इनिशियली कहा जा रहा था, इज दैट अ गुड रीजन टू ईज लॉकडाउन? क्योंकि बाहर के मुल्कों ने जब कर्व डाउन की, हॉस्पिटल से प्रेशर हटा, तो उन्होंने लॉकडाउन नरम करने शुरू की। इज दैट अ गुड रीजन टू लॉकडाउन, ईज लॉकडाउन, एंड स्टिल नॉट अ गुड रीजन टू ईज लॉकडाउन? देखिए, दो चीजें हैं। नंबर एक तो आपने ब्रेक में भी जिक्र किया और पहले भी जिक्र किया था कि एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जब हम लॉकडाउन करते हैं तो हमारी जो क्रिटिकल केयर या हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी होती है, उससे 70% से जब ऊपर जाना शुरू हो जाए हमारा पेशेंट लोड, तो हमें फौरी तौर पर लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 14 दिन का लैग होता है। तो पीछे से जो मौज आ रही होती है मरीजों की, आपको पता होना चाहिए कि 70% जो है वो अगले 14 दिन के अंदर 100% के करीब हो जाए। तो एक तो ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता जो है वो लोगों के सामने पेश किया है। और आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो हॉस्पिटल के ऊपर लोड है वो इस वक्त कम है। मैं आपको ये कहूँगा कि 28 तारीख को हमारे यहाँ 34 अफराद की डेथ हुई। कल हमारे यहाँ 80 लोग मरे। उसका अगर इजाजत दें, गवर्नमेंट का व्यू बता दें उसके ऊपर। टेल मी इफ यू एग्री विद इट और नॉट। उन्होंने कहा जो ईद के दिनों में डेथ्स हुई हैं वो कागजों पे नहीं है। कल उन्होंने ब्रीफिंग में हमें ये कहा, बहुत सारे लोग थे जर्नलिस्ट से सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये क्योंकि कागजी कार्रवाई ईद के बाद हुई है इसलिए नंबर बढ़ रहे हैं। दैट्स देयर व्यू। आई डोंट रियली थिंक दैट्स द राइट व्यू, बिकॉज आज वरना कल के नंबर कम हो जाते शायद। देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ ये पेश करूंगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौत की शरह 6% या 6% से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। और खैबर पख्तूनख्वा के नंबर डाल के पाकिस्तान के अंदर मौत की शरह 1.9 से 2% के दरमियान है। इसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है, वहाँ के वजीर जो सेहत के और फाइनेंस के हैं, वो वाहिद एक ऐसे वजीर हैं जो WHO की मुताबिकत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप WHO की मुताबिकत से रिपोर्टिंग करें तो 6% शरह अमवात हैं, मगर पाकिस्तान के बाकी हस्पताल क्योंकि नहीं कर रहे, इस वजह से आपको मौत की शरह कम नजर आ रही है। लेकिन जो दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हम मार्च से शुरू हुए हैं वैक्सीन बनाने, और सब लोगों ने कहा कि 12 से 18 महीने में वैक्सीन और थेराप्यूटिक एग्जिस्टिंग ड्रग्स जो हैं वो उससे पहले आ जाएंगी और नए मॉलिक्यूल्स उसके बाद आएंगे। तो यानी हमारे पास एक विंडो है। हमने अमवात को कम करना है फार्मास्यूटिकल्स आने से पहले भी और वैक्सीन आने से पहले भी। वैक्सीन तो खैर इलाज हो जाए, बट डज दैट आल्सो मीन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इकोनॉमी आल्सो? क्योंकि मैंने आपको एक और बात बताऊं, ब्रेक में भी आपसे बात हो रही थी, मैं ब्रेक से पहले फैसल वाडा का व्यू ले लूं, मैं आपसे सवाल ये ब्रेक के बाद पूछूंगा। WHO ने जो मुल्क लॉकडाउन नरम कर रहे थे, जिसका आपने कहा कि कर्व नीचे जा रहा है, आपने कहा कमर तोड़ें फिर लॉकडाउन नरम करें। जब ये नरमी शुरू हुई उस वक्त WHO का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उनकी तरफ से ऑफिशियली बात की गई। उन्होंने कहा लॉकडाउन अब भी नरम मत करें, क्योंकि अगर आपने नरम किया दोबारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब पूरी दुनिया में आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है कि जब भी आप बेशक कर्व की कमर तोड़ के भी नरम करेंगे, विद इन जिस तरह पाकिस्तान में 2 महीने लगे हैं या 1.5 महीना लगा, ये दोबारा स्पाइक करके वापस अपनी पुरानी उस पर चला जाएगा। ये सारी चीजें डिस्कस होती है अंदर। काशिफ साहब, सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी आपको आवाम को एहसास दिलाने की जरूरत है कि लॉकडाउन की नरमी, क्योंकि वसाइल नहीं है डेली वेजेस के आदमी को, इकॉनमी को चलाने, इसलिए मजबूरन दी जा रही है। और ये एक बहुत खतरनाक वबा है। इसको आप एजुकेट करें, सूबाई हुकूमतें आ जाएं, वफाकी हुकूमत है, आपका इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं लॉकडाउन की, तो चलें 1 मिनट की लॉकडाउन एज्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, इकॉनमी छोड़ दें, उसको भी बाईपास कर दें, डेली वेजेस वाला कहाँ जाएगा? फिर जो आपने कॉलोनीज बनाई हुई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, रिहायशी इलाके हैं, देहात हैं,
वो एक एक घर के अंदर 20-20 आदमी है, घर से गेट से 2 आदमी निकलते हैं, 2 आदमी इस गेट से निकलते, 2 आदमी इस गेट से, झमघटा बच जाता है। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही नहीं कि आप उसको एसओपी कर सके। इफेक्टिवली हम लॉकडाउन नहीं कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, अगर आप शहरों की बड़ी सड़कें बंद कर देंगे, मेरी जैसे आपकी सबकी गाड़ियां मोटरसाइकिल बंद कर देंगे, तो अंदर इलाकों में आप क्या करेंगे? लॉजिकल लेके चलें, तकरीर ना करें, पॉलिटिसाइज ना करें। सही खरी साहब आए बैठे, आपकी जो गलती है हम कहें जी आप इसको रेक्टिफाई करें, आप हमारी जो गलती है आप उसको रेक्टिफाई करें। कोई मौत नहीं चाहता, लेकिन अगर आप एहसास की और लोगों के दर्द की बात करेंगे तो आप अपने लीडर नवाज शरीफ को कहें कि वो कॉफी की चुस्कियां छोड़े, यहाँ आए, सिस्कियां लोगों के साथ करें, मरियम नवाज के सड़क पे जाए, लोगों की तमारदारी करें। इनके सारे शहबाज शरीफ को कहें कि वो जो घर में बैठे हुए वो बाहर निकले। अवाम ने मैंडेट दिया था, हमारी मजबूरी, आज हमें लॉकडाउन का ऑर्डर है। सईद गनी भी अपने इलाके में घूम रहे हैं, हम भी अपने इलाके में घूम रहे हैं, हर आदमी को कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियों में काम भी कर रहे हैं। क्या करें? घर में जाके बैठ जाए, गवर्नमेंट को शट कर दें, आम आदमी की जो इतनी सी खिदमत करें वो भी बंद कर दें? पॉसिबल नहीं ना। आप शो बंद कर दें, आपकी तनख्वाह कहां से आएगी? चले आप तो खाती भी करके, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कैमरा मैन है, बंद कर देंगे घर के अंदर, कितने महीने तनख्वाह देंगे? ऐड नहीं आएंगे, आपने भी कहा ऐड चलाने, नहीं तनख्वाह आएंगे, शट डाउन कर देंगे, बेरोजगार हो जाएगा। 5-5, 6-6 फैमिली मेंबर्स इसके साथ। एहसास करें, तकरीर ना करें, रोके, अब फिर ऐड चलाने चलाएं, तनख्वाह नहीं है। That's the argument. The argument, Malik Saab and Sayyid Ghani Saab, is economy versus that medicine, the illness. ये एक बैलेंस क्रिएट करना है। ईदर और वाली कहानी है, या इज इट ईदर और? जैसे ये कह रहे हैं कि या ये कर लें या ये कर लें, या तो आप लॉकडाउन कर लें। लॉकडाउन का मतलब ये सारे गरीब आदमी जो इधर जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कैमरामैन, ये बेरोजगार हो जाए, या फिर आप ये कर लें। आपके क्या ख्याल है? एजुकेट करें अवाम को। सर एजुकेट कर भी करनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं इस मुल्क में अक्सरियत पढ़े लिखे भी मैंने सुने जो नहीं मानते कि इस मुल्क में कोरोना वायरस है। क्या बात कर रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता? ब्रेक के बाद बॉस, ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गरीब आदमी मईशत बमुकाबला कोरोना। सईद गनी साहब 40 सेकंड्स फॉर यू सर। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि इस लॉकडाउन से या इस कोरोना से जो तबका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो आपका मजदूर है, जो आम आपका बेचारे जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो एक दिन कमाता है उसी दिन खाता है, या मंथली उसको तनख्वाह मिल जाती है। तो जो बिलावल साहब का आपने रेफरेंस दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने वो ब्रेक में दिया था, उसको छोड़ दें जरा। अच्छा। इसी के ऊपर है जरा, इस आर्गुमेंट के ऊपर। अच्छा, तो ये बिल्कुल इस बात की जरूरत है कि हमारा फोकस वो लोग होने चाहिए। एक तो ये है कि जाहिर है आप जब अभी इकोनॉमी शुरू भी होगी ना, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके इकोनॉमी के हालात वो नहीं होंगे जो 26 फरवरी से पहले थे। 26 फरवरी से पहले नहीं होंगे, वो आपकी रहेगी नीचे ही, बुरे हालत में रहेगी दुनिया की। सो लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड इधर से, मैं क्योंकि मेरा वक्त कम है। मुसद्दिक मलिक साहब 40 सेकंड्स फॉर यू आल्सो। वो कह रहे हैं मईशत के वो हालात नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों का ख्याल क्या करना चाहिए, या क्योंकि बहुत से लोग आप कंप्लेन करेंगे सर अब नहीं चल सकते। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 20% लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह से नीचे, सतह से नीचे रहते हैं। ये बनते हैं 5 करोड़ लोग। 5 करोड़ लोगों को एक महीना पैसे दे के या राशन पहुंचा के उनके घर के अंदर सुकून रखने की जो कीमत है वो 500 अरब है। इस वक्त IMF ने जो पाकिस्तान को फंड दिया है, जो पाकिस्तान को सिर्फ कोरोना की मद में पैसे दिए हैं, वो $1.4 बिलियन हैं, जो 230 अरब रुपए बनते हैं। इसका मतलब है कि उस 500 अरब में से 230 अरब तो ऑलरेडी इनके पास है। इन्होंने जो अपना पैकेज, सर इसमें एक चीज ऐड कर दूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसका भी जवाब दे दें। कुछ बहुत से तबकों के लिए ये जो महीने थे, ये पैसे बनाने, ईद आई है, पैसा बनाना, क्योंकि वो आपको पूरा साल सस्टेन करेगा, उसका क्या करेंगे? जी, मैं तो इस वक्त आपके सामने गरीब, आपने पहले जो सवाल पूछा कि सर मिडिल क्लास को भी आपने काउंट केटर जी, मैं आता हूं। अब देखें, मैं पहले एक आर्गुमेंट तो मुकम्मल सर 10 सेकंड्स, आई सेड 40 सेकंड्स है मेरे पास, 10 सेकंड्स। ठीक है। आप बेशक जो इनको नंबर 1 जो लोग पैसे बनाते हैं, ये वक्त है रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मेरी वालदा बेवा हैं, वो एक अच्छे घर में रहती हैं। इस वक्त अगर उनको टैक्स लगा के गरीब आदमी को बांटा जाए तो मुझे सर ओके, मैं समझ, मैं जरा क्लोजिंग आर्गुमेंट दे दूं गवर्नमेंट को। वो ये कह रहे हैं कि है प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट उसको कर सकती है। देखिए काशी साहब, मैं इररिलेवेंट बातों का जवाब नहीं दे सकता। गवर्नमेंट के हालात कहां छोड़ा है इस मुल्क के अंदर, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके गए हैं, फिर तकरीर दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ जो सईद गनी साहब और हमारा आर्गुमेंट शुरू हुआ था, जिसके ऊपर बेस है कि आप लोगों को एजुकेट करें, आम तबके को डेली वेजेस कमाने दें, उसके घर का पेट थोड़ा सा पलने दें, वरना नहीं चलेगा मामला। कर्फ्यू से भी मामला नहीं रुकेगा, इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। और आखिरी चीज फिर मैं कहूंगा, फिर आप कहते हैं पॉलिटिक्स करता हूं, जो तकरीर और भाषण इमरान खान साहब को गालियां देने के बजाय वो चुस्कियां लेते हुए कॉफी टोपी पहने नवाज शरीफ को बुलाएं और एहसास करें, इन सिस्कियों वाले लोगों के सामने बिठाएं, ग्राउंड में भेजें, उनकी दौलत से बांटें, राशन बांट दें, कोई दवाई ले लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।